हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। हमने ये सीरीज इंडियन पॉलिटी के लिए स्टार्ट की है। आपको ए टू जेड इंडियन पॉलिटी यहाँ पर कवर कराई जाएगी। अगर आपको कुछ और भी इसके अलावा चाहिए तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रियम्बल और कमिटीज की, और उससे प्रीवियस क्लासेस में हमने बात कर ली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो जो भी चीज़ें वहाँ पर हुई थी सारी हम करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल सीक्वेंस से। तो आज हम एंटर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स थे, अभी कितना है ये देख लेते हैं एक बार। पार्ट्स पहले 22 थे, अभी 25 है। हालांकि मेंशन 22 ही है, सब पार्ट्स हैं मिलाकर 25। उसके बाद आर्टिकल्स का नंबर 395 था, अभी 448 है। अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अभी 12 है। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 को अच्छे से और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कमिटीज़ हैं या स्टेट्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, यूटीज़ का कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। ठीक है, तो 4 ही अनुच्छेद है पार्ट 1 में, जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो अगर हम पार्ट 1 की अनुच्छेद 1 की बात करें तो यहाँ पर नाम मेंशन है। इंडिया का नाम जो है वो है इंडिया, दैट इज भारत। ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको जरा ध्यान से, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस को देखकर। ऑप्शन कई बार दिखाता है भारत दैट इज इंडिया, ठीक है, या अ, भारत की जगह हिंदुस्तान दिया हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है नाम है इंडिया, दैट इज भारत। राज्य क्षेत्र हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहाँ पे स्टेट्स और यूटीज मेंशन नहीं है, बट टेरिटरी का ही मतलब है कि स्टेट्स और यूनियन, सॉरी, स्टेट्स एंड यूटीज इसके अंदर कवर है। ठीक है, फिर बात की जाती है हमारा संघ है, जो भारतीय संघ है, वो क्या है, किस तरह से मेंशनड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अर्ध संघात्मक कहा जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स की। तो हमारे यहाँ स्टेट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, यूनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि संघ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, केंद्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो शक्तियाँ हैं वो भी हमारी केंद्र से राज्य की तरफ आती हैं। लेकिन यूएसए की बात की जाए, वहाँ बिल्कुल ही उलट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है वहाँ पे, यानी कि स्टेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन आर्टिकल 1 कवर करता है कि न्यू स्टेट्स यहाँ पर फॉर्म की जा सकती है, और एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है उनको अल्टर किया जा सकता है, यानी कि उसमें चेंज पॉसिबल है। तो ये 4 चीज़ें अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आती हैं। अगर हम कंपैरिजन करें यूएस और इंडियन फेडरल सिस्टम का, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, यूएस में राज्य से केंद्र की तरफ सत्ता जाती है, जबकि इंडिया में केंद्र से राज्य की तरफ सत्ता हस्तांतरित होती है। यूएस में जो राज्य है वो अविनाशी है, यानी कि राज्य यानी स्टेट में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है, ना उसके नाम में, ना उसकी बाउंड्री लाइन में कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्य हैं जिनके नाम भी बदले हैं, जैसे उड़ीसा का ओडिशा हुआ है। ठीक है, इसके बाद पौंडीचेरी का पुडुचेरी हुआ है। इसके अलावा पहले जितनी बड़ी कुछ स्टेट्स थी उनमें से कई स्टेट्स बनी हैं। पंजाब से पंजाब हरियाणा, है ना, बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र निकले हैं। छत्तीसगढ़ एमपी से निकला है, तेलंगाना एपी से निकला है है ना। उसके बाद तीसरी जो कंपैरिजन की यूनिट है वो है अविनाशी संघ। यहाँ पर दोनों बराबर है, यानी कि संघ को मिटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 सिर्फ एक ही बात कर रहा है, न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स मतलब बाहर से कोई स्टेट या कोई देश हमारे देश का हिस्सा बनना चाहे तो हम उसको शामिल करेंगे अंडर आर्टिकल 2। अगर इसका कोई एग्जाम्पल आपको देने के लिए कही तो सिक्किम इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सिक्किम 1947-48 में हमारा हिस्सा नहीं था, ये बाद में जुड़ा है 1975 में। ओके, अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 में 3 चीजें हैं। राज्यों का गठन हो सकता है, नाम परिवर्तन हो सकता है, और सीमा निर्धारण या उसका बदलाव अगर करना है, कोई चेंज करना है, कम करनी है जगह या ज्यादा करनी है। ओके, अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 जो है वो अनुसूची 1 या 4, यहाँ पे स्लैश का मतलब है अनुसूची 1 और 4 में संशोधन की बात करता है। यानी कि अनुच्छेद 4 तभी होगा जब आर्टिकल 2 और 3 के अधीन होगा, और अनुसूची 1 और 4 में संशोधन किया जाएगा। हालांकि जब ये इसमें संशोधन होता है तो इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो जो कानून सिंपल मेजोरिटी से या जो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 राज्य क्षेत्र, सॉरी, अनुसूची 1 जो है राज्य क्षेत्र की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 4 जो है राज्यसभा की सीट्स की बात करता है। इसलिए यहाँ पर चेंज इंपॉर्टेंट है, ये अनिवार्य है। ये होगा तभी अनुच्छेद 4 में बदलाव होगा, और वो भी आर्टिकल 2 और 3 के अधीन होगा। जैसे हमने आर्टिकल 2 में क्या देखा था, न्यू स्टेट्स। ठीक है,
और आर्टिकल 3 जो है वो राज्य का गठन, नाम परिवर्तन और सीमा निर्धारण, ठीक है? तभी ये अनुच्छेद 4 में आएगा और इसकी एक प्रक्रिया है, पार्लियामेंट इसकी सिफारिश करेगी या पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करेगी बिल को कि भई किसी राज्य का नाम बदलना है या सीमा निर्धारण करना है या उसका गठन करना है, फिर राज्य असेंबली के पास भेज देगी। अब राज्य असेंबली हो सकता है वो उस चीज़ से सहमत हो या ना हो, लेकिन इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। देखिए मतलब वो ठीक है, पार्लियामेंट अगर उसको कंसीडर कर ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करे तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है, ये मेंशन्ड है, ठीक है? और जो प्रेज़िडेंट है वो भी डिनाई नहीं कर सकते बिल पर हस्ताक्षर करने से, कोई पुनर्विचार के लिए भी वो नहीं भेज सकते हैं। यहाँ पर पूरे प्रोमिनेंटली जो पार्लियामेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वही सुप्रीम है यहाँ पर, ओके? अगर इस तरह की चीज़ देखी जाए कब-कब, क्या-क्या हुआ है, तो हम ये एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। जो अमेंडमेंट हुआ था 9th अमेंडमेंट 1960 बेरूबाड़ी के केस की बात करें या 100th अमेंडमेंट हुआ था 2015 लैंड टू बांग्लादेश एक्सचेंज। देखिए, अब यहाँ पर था विद इन कंट्री, जो चेंजेज़ विद इन कंट्री हो रहे हैं तो वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाहर देश के साथ या दूसरे देश के साथ लैंड एक्सचेंजेज़ की, तब यहाँ पर अमेंडमेंट काम करेगा। ठीक है? तो ये क्योंकि विषय जो है क्रिटिकल हो जाता है। अब हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की। भारत का एकीकरण कैसे हुआ? जैसे कि आप सबको पता है जो अ, वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने बहुत सारी रियासतों को जो कि अंग्रेज़ फैलाकर चले गए थे, उनको स्वतंत्र करके चले गए थे। उनको एकीकरण या उनको एक करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए उनको लौह पुरुष भी कहा गया। तो कैसे-कैसे किया, क्या-क्या किया? उसके बारे में ये है। जहाँ पर प्रॉब्लम आई और जो बाद में ऐड ऑन हुई हैं ये रियासतें देश के अंदर, उनके बारे में हम ज़िक्र करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो रियासतें थे, वो आराम से शामिल हो गई थी। लेकिन कुछ रियासतें थी जो आराम से शामिल नहीं हुई या जहाँ पर जनमत संग्रह या विलय पत्र या चुनाव के थ्रू या पुलिस कार्रवाई या कुछ ऑपरेशंस चले गए उनके थ्रू, यानी कि जो क्वेश्चन्स आते हैं जहाँ से, वही चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है? तो ये विशेष रियासतें थी। तो कश्मीर की बात की जाए, तो सभी जितनी भी हम बात करें उनमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मैंने अरेंज किया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले जो शामिल हुआ वो कश्मीर हुआ था, जो कि 27 अक्टूबर 1947 को हुआ। महाराजा हरि सिंह वहाँ के कर्ता-धर्ता थे। उन्होंने विलय पत्र से कश्मीर को इंडिया में शामिल किया था। जूनागढ़ जो है वो फरवरी 1948 में और इनके वहाँ जो नवाब थे वो थे महाबत खान, ठीक है? और यहाँ पर जो जैसे यहाँ पे विलय पत्र महाराजा हरि सिंह ने दिया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ था, यानी कि लोगों की राय ली गई थी, तो कहा उन्होंने एक तरह से जनमत दिया था कि हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। देन हैदराबाद 17 सितंबर 1948 यहाँ पर जो नवाब थे वो थे उस्मान आसफ अली। ये बिल्कुल तैयार नहीं थे तो इसलिए पुलिस कार्रवाई की गई। जनता साथ थी इंडिया में मिक्स होने के लिए, लेकिन ये तैयार नहीं थे। तो वहाँ पर इसलिए ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई और इनको मनाया गया। देन मणिपुर। मणिपुर जो है 21 सितंबर 1949 को शामिल हुआ। बोध चंद्र सिंह यहाँ के कर्ता-धर्ता थे और ये चुनाव के थ्रू शामिल हुआ। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि कुछ जो कॉलोनीज़ थी हमारे देश में फ्रांस की और पुर्तगाल की, वो कब शामिल हुई। यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि पुर्तगाल और फ्रांस में कौन-कौन सी थी, तो कई बार हम मिक्स कर देते हैं, ध्यान नहीं रहता। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इंडिया को 2 पार्ट में बाँट लें, एक ईस्टर्न साइड, एक वेस्टर्न साइड। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करते हैं, तो वहाँ पर फ्रांस की कॉलोनी थी, चंद्रनगर और पुडुचेरी, ठीक है? चंद्रनगर जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये 1948 में जनमत संग्रह के थ्रू शामिल हुआ इंडिया में और पुडुचेरी को फ्रांस ने 1954 को आज़ाद किया या सुपुर्द किया, ठीक है? तो ये तो आराम से चले गए थे फ्रांसीसी, लेकिन जो पोर्तुगीज़ थे, वो इतने आसानी से नहीं गए थे। तो वेस्ट में जो पार्ट था, दादर व नागर हवेली, गोवा और दमन दीव, ये पुर्तगाल के अंडर था। तो ईस्ट में फ्रांस के अंडर और वेस्ट इंडिया पुर्तगाल के अंडर था, ठीक है? तो दादर और नागर हवेली को 1954 में दे दिया था और 1961 में ऑपरेशन विजय के थ्रू हमने गोवा और दमन दीव को लिया, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये जितनी भी कॉलोनीज़ थी, इनको इंडिया में कब शामिल किया गया और कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये शामिल हुए? ये भी क्वेश्चन आता है। इनको भी याद करना ईज़ी है। देखिए, द से 10 तो 10 से शुरू हो जाओ, फिर उसके 12 और 14। अब दादर-नागर पहले वेस्ट का देखेंगे हम, तो दादर-नागर और फिर गोवा एंड दमन-दीव, ठीक है? 10 में +2 12 फिर 14 पे आ जाता है पुडुचेरी, फिर हम चले जाते हैं इधर सॉरी ईस्ट में, ठीक है? तो ये ईस्ट का पार्ट हो गया। तो ये तीनों तो याद करना बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। रही बात चंद्रनगर, चंद्रनगर को डायरेक्ट यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, छोटा एरिया था तो वेस्ट बंगाल के साथ एसिमिलेट कर लिया था। फिर बात की जाए सिक्किम की, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन से शामिल हुआ था 1975 में।
अगर सिक्किम की पूरी जाँच पड़ताल करके या पूरी चीज़ समझनी है कैसे कब क्या हुआ, 35वां जो संविधान संशोधन था उससे पहले सहायक राज्य बनाया गया। ये बिल्कुल वैसे जैसे डेमो लिया जाता है ना कि भाई पहले डेमो पहले फीस नहीं देंगे हम पूरी, फिर जब बच्चा पूरी तरह से सैटिस्फाई हो जाता है, फिर उसको पूरी फीस देने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए कहा जाता है। फिर वो पूरा सदस्य बन जाता है। तो सेम ऐसे ही है। 35वां जब अमेंडमेंट हुआ तो सहायक राज्य बनाया गया अंडर आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची। देन 36वां जब अमेंडमेंट हुआ तो पूर्ण विलय कर लिया गया और आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है हमने अभी तक देख लिया कि किस तरह से क्या हुआ, कैसे शामिल हुए सारे राज्य, ठीक है? और रियासतें। तो अब हम बात करते हैं कि भई ये पॉसिबल हुआ कैसे? जैसे ये बहुत सारी रियासतें थी पहले तो, उनको यूनाइट कर दिया गया। बट वो अब तैयार थे कि नहीं यूनाइट होने के लिए? अब वहाँ पर भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि हमें एक साथ नहीं रहना है या हमारा अलग राज्य चाहिए हमें। तो इसके लिए बहुत सारे आयोग और समितियाँ बनी। उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने अपनी सिफ़ारिशें दी। वो क्या-क्या चीज़ें थी? तो ये भी हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन की बात संविधान बनने से पहले भी की गई थी, लेकिन हम फ़ोकस करेंगे संविधान बनने के बाद, ठीक है? तो 1948 में एस.के. धर आयोग आया, ये गठित किया गया, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी, अपने अलग-अलग राज्य की डिमांड उठ रही थी, ठीक है? तो इसके जो 2 और सदस्य थे, उनके नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज़ जगत नारायण एंड पन्नालाल, ठीक है? तो एस.के. धर आयोग में 3 थे, अध्यक्ष एस.के. धर और इनके जो 2 सदस्यगण थे, वो थे जगत नारायण एंड पन्नालाल। ये 1948 में गठित हुआ था और इन्होंने जो सिफ़ारिशें की थी, उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य तब बनाया जाए, जब उसमें भौगोलिक समीपता हो, यानी कि बिल्कुल नज़दीक-नज़दीक एरिया हो, ठीक है? यानी कि जो एरियाज़ जो हैं, जैसे कि अगर हम पंजाब की ही बात के करें, तो पंजाब के आस-पास के इलाके को ही पंजाब में शामिल किया जाए। ये नहीं कि इधर सिख हैं, इस वजह से सिर्फ़ बना दिया जाए एक अलग पंजाब, ऐसा नहीं होगा। फिर प्रशासनिक कारण हो, यानी कि उसको बड़ा क्षेत्र होगा, उसको सँभालना मुश्किल हो रहा है प्रशासनिक कारणों से, प्रशासन को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको एक राज्य बना सकते हैं। वित्तीय अक्षमता या निर्भरता या वो सक्षम है, कुछ भी मतलब वो तो वित्तीय रूप को भी देखेंगे। उसके बाद विकास उसका उसकी अ विराटता या उसके एरिया की वजह से या वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, इस वजह से विकास जो है वो रुका हुआ है या कम हो रहा है, तो इसके ऊपर असर पड़ रहा है, तो भी एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। तो ये 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट बताई है इसके धर आयोग ने कि भौगोलिक समीपता होनी चाहिए, प्रशासनिक कारण होना चाहिए उसके पीछे, वित्तीय क्षमता, अक्षमता या निर्भरता और विकास। अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो हम एक नया राज्य बना सकते हैं। सिर्फ़ एक कारण नहीं, ये चारों कारण होने चाहिए। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ लोगों को। जो जनता थी वो अभी भी चाहती थी कि राज्यों का गठन किया जाए। फिर क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू किसी सभा में गए थे तो उनको बायकॉट कर दिया गया था, तो फिर आके उन्होंने दोबारा से एक गठित की थी समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इसीलिए इस समिति का नाम जेवीपी थे। तो इन्होंने भाषा के आधार को रिजेक्ट कर दिया था। मेनली जो बात हो रही थी अन्य रियासतों द्वारा या जो राज्य ऑलरेडी बने हुए थे उससे बाहर निकलने के लिए और राज्य लालायित थे, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात कही थी। तो इस आधार को रिजेक्ट कर दिया था जेवीपी ने, ठीक है? फिर उसके बाद जो 26 जनवरी 1950 को जो स्टेट्स थी, वो कितनी थी? 29 स्टेट्स थी या यूनिट्स कह सकते हैं और 4 श्रेणियों में थी, ठीक है? तो ये तो पुनर्गठन के लिए दोनों समितियाँ थी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक्चुअल में कितनी स्टेट्स थी एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो थी 29 यूनिट्स, 4 श्रेणियों में बाँटे हुए थे, ए, बी, सी एंड डी। तो ए टाइप के जो स्टेट्स थे, उसमें ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी, जो कि नंबर्स में थी 9। देखो इसको भी याद करना बहुत आसान है, 9, 9 और 10, ठीक है? इनको कर लिया जाए तो ये हो गया 28, ठीक है? और एक जो बचा डी, ठीक है? तो ए में ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, फिर बी में जो है रियासत और रियासत समूह के अंदर 9 हैं, तो जो रियासतें थी बी में और सी में जो उच्चायुक्त प्रांत थे, इसमें 10 स्टेट्स थी। उसके बाद जो डी टाइप की स्टेट्स थी, उसमें सिर्फ एक ही थी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर थी, दैट इज़ अंडमान निकोबार। तो ये भी बहुत ईज़ी है। तो अगर डी आ जाए तो अंडमान निकोबार, ए आ जाए तो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स हैं, बी आ जाए तो रियासत और रियासत समूह है एंड सी उच्चायुक्त प्रांत है। ठीक है? फिर क्या हुआ अब हमने बात की जब समितियों की, तो ये समितियों ने दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था भाषा के आधार को, फिर आंदोलन बड़ा हुआ। तो आंदोलन बड़ा हुआ तो अ,
आंध्र प्रदेश में ये शुरू हुआ बड़ा आंदोलन, जिनके नेतृत्व करता थे पोट्टी श्री रामुलु। ये अनशन पर बैठ गए और इनकी मृत्यु भी हो गई अनशन पर। लगातार कई दिनों तक ये अनशन पर थे। तेलुगु भाषी थे, आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर आंध्र प्रदेश को बना दिया गया, एक दबाव ही था एक तरह से। दिसंबर 1953 में गठन किया गया आंध्र प्रदेश का, और उस वक्त इसकी कैपिटल जो वो कुर्नूल को बनाया गया। देखिए, अब बाद में आंध्र प्रदेश की हैदराबाद बनाई गई, लेकिन उस टाइम कुर्नूल जो थी वो उसकी कैपिटल थी। फर्स्ट पीएम जो थे टी प्रकाशम थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट था जो कि बना था, वो भी आंदोलन के बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फजल अली आयोग, क्योंकि अब एक बन गया आंध्र प्रदेश, तो आवाजें चारों तरफ से उठने लगी, तो आयोग फिर गठित किया गया, जिसका नाम था फजल अली आयोग। इसमें दो और मेंबर्स थे, एच एन कुंजरू एंड के एम पणिकर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आ सकते हैं, ये आते ही रहते हैं। तो दिसंबर 1953 में इसको गठित किया गया। इन्होंने रिपोर्ट दी 1955 में। ठीक है, तो भाषा को आधार बनाया गया इसमें, लेकिन एक ही आधार बनाया गया। ऐसा नहीं है कि भाषा ही मेन आधार था, ऐसा नहीं था। भाषा लेकिन एक आधार था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और इन्होंने स्टार्ट दी कि एक लैंग्वेज तो हो, ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज हो एक स्टेट की, ऐसा नहीं है। कई हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मेजोरिटी भाषा बोलने वाले लोग उस स्टेट में हो सकते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी लोग, यानी जो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर और लैंग्वेजेस नहीं है, है ना। इसी तरह से हरियाणा की बात की जाए, वहाँ पे हिंदी भाषी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे और भाषाएं नहीं है। इसके अलावा एकता योजना, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, आर्थिक व प्रशासनिक विकास, यानी ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें होनी चाहिए एक राज्य को गठन करते वक्त ध्यान में रखने वाली। ठीक है, फिर उन्होंने फजल अली आयोग ने ही एबीसीडी का जो वर्गीकरण था उसको भी रद्द किया, सिफारिश की बेसिकली, और 16 स्टेट और 3 यूटी की बात की। ये सारी सिफारिशें थी जो कि फजल अली आयोग ने दी थी। 1955 में रिपोर्ट आई थी। गठन दिसंबर 1953 में हुआ था। भाषा का आधार शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ भाषा आधार नहीं थी। एकता योजना, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, आर्थिक और प्रशासनिक विकास भी कंसीडर होना चाहिए, और एबीसीडी टाइप के जो राज्य थे वो रद्द होने चाहिए, और 16 स्टेट और 3 यूटी का रिकमेंडेशन उन्होंने दिया। उन्होंने विदर्भ राज्य की भी सिफारिश की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि विदर्भ राज्य की भी सिफारिश की, लेकिन आज तक भी विदर्भ राज्य बना नहीं है। अभी भी वो महाराष्ट्र का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट था वो 1956 में हुआ, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, यहाँ पर जब अमेंडमेंट हुआ तो 7th अमेंडमेंट था ये। यहाँ पर 14 स्टेट और 6 यूटीज बनी अमेंडमेंट के बाद। इन्होंने कितना बोला था? 16 स्टेट और 3 यूटी, लेकिन एक्चुअल में कितनी बनाई गई? 14 स्टेट और 6 यूटी। उस वक्त कौन कौन सी स्टेट्स बनाई गई, इसके नाम आप देख सकते हो, और कौन कौन सी यूटीज बनाई गई। देखिए, 6 यूटीज की बात करें हम, तो ये तो तीनों बिल्कुल वही के वही हैं। दिल्ली आज भी है, लक्षद्वीप भी आज भी है, और अंडमान निकोबार भी आज है। ठीक है, अभी 8 यूटी है ना, तो उनमें से 3 तो अभी भी वही के वही हैं। लेकिन एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों भी यूटीज थी। तो इसको याद करना बहुत आसान है। एचपी तो आप याद कर ही सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे बर्फबारी भी होती है, ये बाद में एक स्टेट बनी थी। मणिपुर और त्रिपुरा, ये अगर हम ईस्ट साइड में जाएंगे तो त्रिपुरा बिल्कुल बांग्लादेश और म्यांमार को टच करता है। मणिपुर जो है वो म्यांमार को टच करता है। ठीक है, इसलिए इनको यूटीज बनाया गया होगा। उसके बाद है 14 स्टेट्स कौन कौन से, ये बड़ी बड़ी स्टेट सारी की सारी, ये बाद में देखो इनमें से निकली हैं, और बाकी की स्टेट्स जैसे कश्मीर, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये वाला एरिया। राजस्थान अभी भी राजस्थान ही है, सिर्फ राजस्थान अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, राजस्थान एज इट इज है। जबकि पंजाब से हरियाणा निकला, यूपी से उत्तराखंड निकला, बिहार से झारखंड निकला, एमपी से छत्तीसगढ़ निकला, और बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र। मैसूर से अ, मैसूर से आपका कर्नाटक निकला। ठीक है, कुछ एरिया केरला का भी निकला थोड़ा बहुत, और आंध्र प्रदेश का भी। अब कर्नाटक कहते हैं मैसूर के एरिया को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला, मद्रास जो है आज का तमिलनाडु है। ठीक है, ओडी जो उड़ीसा था, या उड़ीसा था पहले, अब ओडिशा हो गया है। बंगाल, बंगाल में कुछ एरिया उड़ीसा में चला गया, कुछ एरिया बिहार में भी गया है। ठीक है, उसके बाद केरला, केरला तो अभी भी है। असम जो है पूरा का पूरा असम था, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स थी, बाकी की इन त्रिपुरा मणिपुर के अलावा सब असम का हिस्सा थी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, लंबी हो जाएगी क्लास अगर हम आगे करेंगे, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारे फैक्ट्स बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी ये क्लास, और इसमें सारे ही फैक्ट्स कवर कर लिए गए हैं, और आपको याद कराने की भी कोशिश की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।